हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 6 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल से रिलेटेड। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए, हम वैसे भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब ध्वनि किसी भी माध्यम में चल रही होती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, या जनरली ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जनरली जो ध्वनि की चाल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, उस माध्यम के कणों पर डिपेंड करेगी। इसीलिए हमने पीछे जो हमने कहा कि ध्वनि तरंग के जो अभिलक्षण होंगे वो किन बातों पर निर्भर करेंगे, माध्यम के गुणों पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल हम श्योर रहते हैं कि किसी भी माध्यम में जो ध्वनि होती है वो एक निश्चित चाल से चलती है। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल अ, वही होगी, अगर कुछ चीज़ें हैं जिनको परिवर्तित ना किया जा सके। अब वो देखेंगे हम कुछ चीज़ें कौन-सी हैं, ठीक है? तो एक निश्चित चाल से वो चलती है। अब एक निश्चित चाल से चलती है तो ध्वनि किस चाल से चलेगी ये किस पर निर्भर करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो कुछ जो कारण हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे आपकी बुक में सबसे पहला जो रीज़न है वो यही है कि उस माध्यम पे ध्वनि की चाल निर्भर करेगी जिसमें ध्वनि चल रही होगी। ठीक है? ये चीज़ आपको याद है वैसे, कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है। जब हमने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा था v इज़ इक्वल्स टू न्यू लैम्ब्डा, यानी कि जो वेग होता है ध्वनि का, वो किस पर आधारित होता है? आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 आपके पास तरंगे हैं, किसी एक सेम मीडियम में वो जा रही हैं और उनकी आवृत्ति अगर अलग-अलग भी है, तो भी जो उनका वेग होगा वो स्थिर होगा, अगर उनकी भौतिक परिस्थितियों को आप चेंज ना करें। तो वो सेम मीडियम था, ठीक है? मतलब सेम मीडियम रखा गया था। क्योंकि वो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर चाल क्यों डिपेंड नहीं कर रही थी? ये चाल ही तो है, ध्वनि की चाल यानी ध्वनि का वेग। अब आप थोड़ा आगे समझेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर है, पर ध्वनि की चाल यानी कि वेग, ठीक है? तो वो आवृत्ति पर डिपेंड क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वो माध्यम जिस माध्यम पर चलती है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है? तो सबसे पहला है कि ध्वनि की चाल माध्यम पर डिपेंड करती है। अब माध्यम जनरली अगर आप मैं आपसे पूछूँ कैसे-कैसे माध्यम हो सकते हैं, तो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि क्या ये पहले तो सब में चल सकती है कि नहीं चल सकती? आप इसको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके आस-पास कोई टेबल होगी ना, उसपे आप अपने किसी दोस्त को कहिए कि आप एक सिरे पर ऐसे किसी चीज़ से मारिए, जैसे अगर पेन से मारते हैं टेबल पर, और दूसरे सिरे पर आप उस कान लगा के उस ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए। मतलब ऐसे दूर से नहीं, उस डेस्क के दूसरे कोने पर आप कान लगा के सुनिए, जब वो दूसरे एंड पर आपका दोस्त उस पर मारता है, तो आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। हो सकता है थोड़ी कम ध्वनि सुनाई दे, क्योंकि जितनी ज़ोर से वो मारा होगा, हमने पढ़ा है आयाम का कॉन्सेप्ट। तो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि ठोस के थ्रू ध्वनि आप तक पहुँच पा रही होगी, ठीक है? ऐसे ही आप देखिए द्रव में आप देख सकते हैं, और आप द्रव में तो ये भी पता कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि ध्वनि जब ठोस से गैसीय अवस्था की ओर चलती है, तो ध्वनि की जो चाल होती है, वो घटती जाती है। जैसे ठोस में वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर ठोस के बाद वो द्रव में ज़्यादा होती है, और फिर गैस में द्रव और ठोस से कम होती है, सबसे कम गैस में होती है, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे आपके पास मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है? या टब है कोई। अब टब में जैसे घंटी होती है ना, आपने घंटी, जैसे पूजा में जो घंटी होती है, उसको आपने पानी के अंदर ऐसे पहले आप बाहर बजाते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्वनि सुनाई दे रही, लेकिन मतलब ठीक ध्वनि सुनाई दे रही है। अब जब आप अंदर बजाते हैं उसको, अब आप थोड़ा कान लगाइए ध्वनि की मतलब उस टब की सतह पर ऐसे ऊपर से, जिससे आपका कान टच ना हो भले ही, तो आप इस तरीके से कान लगाएँगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ है कि आपके पास द्रव में भी वो जो ध्वनि है वो मूव कर सकती है, चल सकती है, संचरित हो सकती है, ठीक है? ये थोड़ा आप करके देखिएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है, लेकिन देखिए ऐसा ही एक कारण नहीं है कि सिर्फ़ यही कारण है कि कारण वैसे है क्या कि अगर ठोस में सबसे ज़्यादा है ध्वनि की चाल, फिर द्रव में है, फिर मतलब ठोस ठोस के बाद फिर गैस में। बहुत सारे रीज़न इसके पीछे हैं। जैसे अभी आपने प्रत्यास्था का गुण नहीं पढ़ा है, वो उसके पीछे एक रीज़न है। इसलिए भी कि जो ठोस के कण होते हैं, जनरली मैं आपसे पूछूँ, ठोस के कण ज़्यादा पास होते हैं द्रव में होते हैं कि गैस में? ठोस में सबसे ज़्यादा पास-पास होते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं, तो जनरली ये रीज़न दिया जाता है कि जब वो वाइब्रेट करते हैं तो जल्दी से वो वाइब्रेशंस अगले वाले में भेज देते हैं, फिर अगले वाले में भेज देते हैं, तो जिससे ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा हो जाती है। फिर द्रव में थोड़ी दूर-दूर होता है, और गैस में तो बहुत दूर-दूर होता है।
तो ये जनरली ये चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो य आपकी बुक में 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, एक तो ये चीज़ कि माध्यम पर डिपेंड करेगी। तो अब जनरली ये ध्यान रखिए, ध्यान रखने का क्यों मैं बता रही हूँ, ध्यान इसलिए रखिए जैसे मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया आपको, आप वो करेंगे तो जनरली आपको ध्यान रहेगा भी, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएँगी आगे भी, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आस-पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जनरली हमें सिर्फ़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि ठीक है हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हम कहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाद की ये नी नॉलेज आपकी बाद में काम आएगी, ताकि बाद में आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान ना देना पड़े। ठीक है? तो आप वापस आते हैं, दूसरा जो गुण आपकी बुक में दिया गया है कि ध्वनि की जो चाल है वो ताप पर डिपेंड करती है। ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है? जैसे ये देखा गया है, ये तो आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि आप नहीं मतलब ये देखा कैसे गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वायु में ही जब ध्वनि की चाल देखी गई तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप जब था तो 331 मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, और ताप जब 0 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो आपके पास चाल हो गई वो 344 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई कि जैसे-जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपके पास ध्वनि की चाल भी बढ़ गई। पर अगर हमने बहुत सारी चीज़ें होती है, घनत्व होता है, जैसे मैंने कहा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कितनी है मीडियम में, तो उन चीज़ों पर भी ध्वनि की चाल डिपेंड करती है। तो जनरली 2 चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है? इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। ये एक टेबल आपके पास दी है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर आप ध्वनि की चाल अगर देखें, जैसे यहाँ तक काँच तक आपके पास ठोस है, तो आप देखेंगे कि एल्यूमीनियम में इतनी है 6420, फिर 6040, फिर कम होती जा रही है, और फिर द्रव में अगर आप देखेंगे जितने भी ठोस हैं उनसे कम ही हैं, और गैस में अगर आप देखेंगे तो गैस में तो द्रव से भी कम है और ठोस से तो कम होगी। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जब आपने एक ही टेम्परेचर रखा, आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते तो भी ध्वनि की चाल बढ़ सकती थी। तो हमने बाकी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और देखा कि बाकी पदार्थों में ठोस से आप गैस की तरफ जब जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती है। ये टेबल बस आपको ये बताने के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं तो वहाँ पे ये देखने के लिए कि अच्छा ठोस में ज़्यादा होती है, बाकी आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको एक बार पढ़ लेना है इसे, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ठोस में सबसे ज़्यादा चाल होती है। अब ये आधारित क्वेश्चन है इस पे, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायु कैसा मीडियम है, गैसीय, मतलब गैस है, फिर जल आप द्रव है, फिर लोहा, लोहा क्या होता है? ठोस होता है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है? तो वही हमसे पूछा गया है, फिर जल में होगी और फिर वायु में होगी, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताई होगी कभी, कि किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि होती है, वो प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ समय बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि आप देखिए, पटाखे को छोड़िए, आप बादल जब गरजते हैं ना, तो आपको जो गरजने की आवाज़ होती है, वो बाद में सुनाई देती है, और जो चमक होती है बिजली की, वो पहले दिखाई दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बिजली की चमक होती है, वो पहले इसलिए दिखाई देती है क्योंकि बिजली की चमक में कौन-सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा, लाइट है। लाइट की जो स्पीड होती है ना, कोई पहले दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो ज़्यादा है दूसरे के वाले से। तो यानी कि लाइट जो होती है वो ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और बाद में कौन सुनाई दे रहा है? सुनाई कौन दे रहा है? ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा, इसका मतलब ध्वनि की जो स्पीड होती है वो कम होती है। इसका रीज़न ये है। ठीक है? तो अभी कोई भी पूछे तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ध्वनि का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि कोई सतह होती है, अपारदर्शी सतह, यानी कि जिसके आर पार ना जा सके, उस पे अगर लाइट जाती है तो आपको वापस लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जितनी भी होती है, थोड़ी बहुत होती है, जितनी भी होती है। ऐसी कोई द्रव की सतह भी होती है, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा द्रव की सतह आप बोलेंगे नहीं, अब किसी ने पढ़ रखा होगा कि द्रव की सतह पर तो सीधे वो पास भी हो जाती है, द्रव या हाँ, द्रव की सतह पर अगर हम बोल रहे हैं, तो वो तो पास हो जाती है, पर उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। कम होता है, लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ध्वनि पर। क्या होता है कि अगर रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराए, टकरा के वो वहीं रह जाती है क्या? टकराते हैं, वापस आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी खेलते हैं, दीवार पे एक बॉल को मारते हैं, फिर वो उनके पास वापस आती है, वो कैच करते हैं, फिर वो वापस फिर बा पकड़ लेते हैं। तो जैसे रबड़ की गेंद दीवार से टकराकर वापस आई, वापस आने को बोलते हैं परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और कोई दीवार है,
ठीक है? मान लीजिए ध्वनि है, तो ध्वनि से आगे की तरफ अगर कोई दीवार है, तो वो वापस उस मीडियम में टकराकर उस दीवार से टकराकर वापस आती है। मतलब इसी प्रकार का जो प्रभाव है वो ध्वनि में भी दिखता है। जैसे प्रकाश की मैं बात बता रही थी, लाइट, कोई नाम, किसी का नाम नहीं है प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है लाइट। किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है। द्रव की सतह से तो उसका क्या होता है, अपवर्तन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन परावर्तन भी होता है, चाहे वो थोड़ी-सी ही मात्रा में हो, ठीक है? तो अब ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटती है। और अब आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा है, जो ध्वनि का परावर्तन होता है, जैसे लाइट का जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें जो रिफ्लेक्शंस के कुछ गुण होते हैं, दो गुण मेनली होते हैं। तो वैसे ही जो गुण, वो गुण ध्वनि में भी होते हैं, परावर्तन के वो नियम यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम परावर्तन कहते हैं। जैसे ध्वनि किसी सतह से, जैसे ठोस या द्रव से टकरा रही है, वापस उसी मीडियम में आ रही है, यानी उसी अ, वापस जिस मीडियम से वो चलना स्टार्ट की थी, वापस उसी में वापस आ जा रही है, तो परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के नियमों का वो पालन भी करती है। अब देखिए, इसमें मेन जो पॉइंट्स है वो परावर्तन के नियम है। कौन कौन से नियम होते हैं? जैसे प्रकाश में होता है कि प्रकाश में, अगर सबसे पहले ध्वनि में मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, कोई दीवार है, दीवार से मैंने कुछ कहा, वो वहाँ पे टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो वहाँ पे उस दीवार पर, जैसे हम परावर्तन जब उसका करते हैं, लाइट का करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, इस तरीके से एक सतह लेते हैं, यहाँ पे ऐसे आती है कोई लाइट, और फिर यहाँ पे हम एक लंब ड्रॉ करते हैं, लंब जो इस पूरी सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो अभिलंब होता है, और फिर यहाँ से जो परावर्तित किरण वापस जाती है, ये और ये तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, तो ये परावर्तन का हमारे पास पहला नियम होता है। ऐसे ही अगर कोई दीवार है, उस पर ध्वनि जा रही है, और फिर वहाँ पे हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अभिलंब यानी कि जो सतह से 90 डिग्री का एंगल बना है, और फिर जो परावर्तित किरण है वो उसी मीडियम में वापस आ रही है। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ लिख भी दी। और अच्छा, वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, वो ये वाला गुण है। और ये जो पहले वाला है, वो ये चीज़ होती है कि वो जो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। ये जो प्रकाश वाला था कि ये आ रही है, ये अभिलंब है, ये जाने वाली है, मतलब उसी मीडियम में, देखिए यही मीडियम से गई और वहीं आ गई, तो ये ऐसे में आ रही है। जहाँ से आती है उधर दो ये दिख जाते हैं। तो ये वाला जो कोण है इसके साथ, और ये वाला जो कोण है इसके साथ, अभिलंब के साथ, वो दोनों सेम है। इसी तरीके से साउंड में भी ये जो दोनों कोण होता है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण इसे कहते हैं, वो दोनों सेम होता है। आ गई बात समझ में? तो ये याद रखना है। बस ध्वनि के परावर्तन के लिए एक मेन शर्त ये होती है कि जिस भी चीज़ से ध्वनि वापस टकरा के आएगी ना, वो चीज़, उसका आकार बड़ा होना चाहिए, किससे? ध्वनि की तरंगदैर्ध्य से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब हम ऐसे परावर्तन का यूज़ कहीं पर करते हैं, तो बहुत बड़े आकार के अवरोधक सतह की आवश्यकता हमें होती है इसके लिए। अवरोधक यानी कि जो रोकेगा ध्वनि को और वापस फेंकेगा, ठीक है? रोकेगा मतलब उसको ब्लॉक करेगा और वापस फेंकेगा। तो बड़े आकार के अवरोधक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझेंगे खैर। तो मतलब इसके एग्ज़ाम्पल्स को भी देखेंगे। अब ये जो क्रियाकलाप है, यहाँ से आप समझ जाएँगे। इसमें जनरली क्या किया गया है, 2 ऐसे पाइप ले लिए हैं। ये पाइप हैं क्या? जैसे वो होता है ना चार्ट पेपर, उसको रोल किया हुआ है। ऐसे जैसे पेन को जैसे ये मान लीजिए पेपर है, उसको रोल करके ऐसे पेन की तरह बनाया। ये दीवार है आपके पास, ठीक है? और ये मेज़ को दीवार से सटा दिया। अब आपने इसको यहाँ पे रखा, 2 लिए क्योंकि एक जैसे पाइप चार्ट पेपर की सहायता से बनाए, एक को इस तरीके से रखा, एक को इस तरीके से। अब जो ये वाला पाइप है, इसके नज़दीक आपने रखी घड़ी, ठीक है? पाइपों की लंबाई आपने पर्याप्त रखी। अब तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने एक घड़ी रख ली, और घड़ी से टिक 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 आवाज़ यहाँ से जाएगी इस पाइप के थ्रू अंदर, और यहाँ से टकराएगी वापस, तो किस मीडियम में वापस लौटेगी? यहीं इसी मीडियम में, और इसी मीडियम में ये पाइप भी रखा है। तो ये पाइप को आपने यहाँ रखा। अब आप दूसरे कान पे यहाँ पे पाइप से कुछ सुन रहे हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे मान लिया आपने किसी अपने दोस्त को रखा है, तो आप ये बोल रहे हैं दोस्त को, आप इस पाइप को ना इधर, 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 इधर मूव करते जा रहे हैं। इधर-इधर कैसे मूव कर रहे हैं कि जैसे-जैसे आपको घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कि परफेक्ट आपको घड़ी की आवाज़ सुनाई दे, तो आप उसको इधर-उधर, इधर-उधर मूव कर रहे हैं, और आपको एक जगह मिल गई, जहाँ पर वो अच्छे से आपको सुनाई दे रही है। इस पूरे उसमें यही है कि सुनने की कोशिश कीजिए आप अच्छे से, तो आपको सुनाई दे रही है। आपने इधर-उधर मूव किया, इस पॉइंट पर आपको सुनाई दी। अब आपको अगले पॉइंट पर ये देखना है कि आपने ऐसा पॉइंट ढूँढ लिया कि घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दी।
तो आपको क्या करना है, ये अभिलंब है, अभिलंब यानी कि आपने ड्रॉ किया, ये वहाँ पे होगा नहीं। ये आपने ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से ये दिखाने के लिए है कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण ध्वनि वाली, फिर ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब आपने ड्रॉ किया है। तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच के एंगल को नापी। कैसे नापेंगे? जब आपने ये सब कर लिया, आपको जहाँ पे ध्वनि सुनाई दे रही थी, आप घड़ी हटाइए, अपना कान तो हटाएंगे ही फिर। अब आप यहाँ से जाके यहाँ पे मेजर कीजिए, इस चार्ट पेपर पे यहाँ पे निशान लगा दीजिए और यहाँ से यहाँ एक लंबी लाइन खींच लीजिए मान लिया, और फिर यहाँ से डी से माप लीजिए या जैसे भी आप मापना चाहते हैं माप लीजिए। आप जैसे प्रकार से भी माप सकते हैं कि इतनी दूरी ले ली, और फिर जैसे क्या कीजिए, प्रकार होता है ना, प्रकार के एक सिरे पर पेंसिल रखिए, तो ये देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक का कितना प्रकार फैल रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है ना। अब उस चीज़ को आपने स्केल जो डी होता है उसके ऊपर देख लिया कि कितना एंगल आपके पास आ रहा है, या आपने सीधे इसको हटा के यहाँ पे डी रख दिया, कितना एंगल आ रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा ही आपके पास, तो उसी हिसाब से आपको डी रखना है। उसके बाद इस वाले एंगल को भी नाप लिया, इस वाले को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपतन कोण था और परावर्तन कोण था, वो दोनों के दोनों क्या थे। एग्जैक्ट जो पोजीशन थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर एग्जैक्ट पोजीशन होगी। अगर आपको सबसे अच्छा साउंड साउंड सुनाई दे रहा था उस घड़ी का, तो दोनों कोण आपके पास बराबर भी आ रहे होंगे। अब ऐसा क्यों है, आप बताइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा वीडियो को पॉज़ कीजिए, सोचिए ज़रूर। देखिए, ऐसा इसलिए होता है, इसमें अगर हम थोड़े निष्कर्ष निकालें, ये तो नेक्स्ट पॉइंट है। थोड़ा निष्कर्ष निकालें तो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो ध्वनि जा रही थी, वो यहाँ पे दीवार से टकरा रही थी और उसी मीडियम में वापस लौट रही थी। तो टकराने का मतलब क्या है? परावर्तन। तो यहाँ पे परावर्तन हो रहा था और यहाँ पे परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा था। जो कौन सा नियम है, आप ये भी देख सकते हैं कि ये अभिलंब अगर यहाँ पे कोई होता, और ये चीज़ अभिलंब आप ड्रॉ भी कर सकते हैं सीधे, ये लाइन है और इस लाइन के साथ ये 90 डिग्री आपने ड्रॉ कर लिया, तो वो तीनों एक ही तल पे हैं और जो ये कोण है और ये कोण है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड पाथ दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड पाथ यानी परावर्तन की दिशा दिखा रहा है ये वाला बिंदु, और ये आपतन की दिशा, ये डॉटेड पॉइंट्स ये हैं, और ये अभिलंब को दिखा रहा है। ये हमने बनाया होगा या ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दाईं ओर के पाइप को, यानी कि इस वाले पाइप को आप थोड़ा ऐसे में देख रहे हो, इधर वाला दायां हो गया यानी कि ये वाला। अगर इस पाइप को आप थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा में उठाएं, ऊपर की तरफ उठाएं, जैसे ये ऐसे है, मान लीजिए ये वाला पाइप को मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ये पेन ऐसे है। अब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाया ऐसे से करके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हटेगा ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि अब क्या होता है जब घड़ी ऑन है, तो आप देखेंगे कि आपका कान अब यहाँ पे सुनेगा। तो जब आपका कान यहाँ पे सुनेगा, आपको आवाज़ अच्छे से या तो आएगी नहीं, या तो आपको बस बहुत अच्छे से नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो घड़ी से आने वाला ये वाला जो आपतन पाथ था, यानी कि जो कमिंग वाला इनकमिंग पाथ था, वो ये था, ठीक है? और जो रिफ्लेक्टेड पाथ था वो डिस्टर्ब्ड हो गया, क्योंकि इनकमिंग तो है, आउटगोइंग नहीं है। मतलब आउटगोइंग इन द सेंस कि रिफ्लेक्टिंग जो पाथ है वो डिस्टर्ब्ड हो गया। तो ये इनकमिंग तो है हमारे पास, पर जो यहाँ से जाने वाला रिफ्लेक्शन है, उसको एक पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने इसको ऊपर कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के जो नियम हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहे, इसीलिए परावर्तन के नियम, क्योंकि ध्वनि में भी सेम ही परावर्तन के नियम है जैसे प्रकाश में है। ठीक है, अभी अगर आपने प्रकाश के नियम नहीं पढ़ रहे होंगे परावर्तन के, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, पर सेम ही है। बस आपने जहाँ पे ध्वनि का परावर्तन लिखा होगा वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो जनरली ये एक्टिविटी आपको ये बता रही है कि ध्वनि का परावर्तन किस तरफ होता है और कब नहीं होता है। देख लिया हमने, जब आप इस पाइप को ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में सबसे पहले तो ये समझा कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि ये माध्यम पर डिपेंड करेगी, इस तरीके का क्रम है, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। ये जो दो मुँह हैं, यानी कि ठोस में ज़्यादा है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो ठोस के बाद द्रव में है और द्रव के बाद गैस में। ध्वनि की चाल ताप पर डिपेंड करती है, इस एग्जाम्पल से हमने सीखा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने ये सीखा कि प्रकाश की तरह आप ध्वनि में भी देखेंगे ठोस का मतलब परावर्तन, जैसे ठोस या द्रव की सतह से टकराकर माध्यम में वापस लौटेगी ध्वनि तरंग, यानी कि ध्वनि। ठीक है, और ये वाले नियम का पालन और ये वाले नियम का पालन करेंगी, तो ये नियम और ये नियम सेम, बस यहाँ पे ध्वनि की जगह प्रकाश होता तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अभी हमारे पास है। तो और फिर एक और चीज़ जो मुख्य शर्त है ध्वनि के परावर्तन के लिए, वो ये है, सॉरी, बड़े अवरोधक वाली सतह की आवश्यकता यहाँ पे होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसी के ध्वनि के परावर्तन के कुछ 2 पॉइंट्स हैं, इसी पर आधारित है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से।
तो प्रतिध्वनि और अनुरणन को हम करेंगे और ये एग्ज़ाम्पल है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है? तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए। अभी के लिए थैंक यू।